थर्मोडायनामिक्स में अभी तक आपने बोला कि थर्मोडायनामिक्स साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पर हम लोग एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। उसके बाद आपने कहा कि जनरली हम लोग क्लोज सिस्टम की स्टडी थर्मोडायनामिक्स के अंदर करने वाले हैं। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर मास का ट्रांसफर नहीं कर सकते लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या होगा आपके पास मोड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी होता है वर्क डन और हीट। वर्क डन तो आपका -PdV होता है, हीट तो आपका TdS होता है। तो यहाँ से आपने बोला कि क्लोज सिस्टम के अंदर आपके पास कुल मिलाकर 4 वेरिएबल होते हैं PVST। उसके बाद आपने बोला कि इन चारों वेरिएबल कोरस्पोंडिंग आपके पास 4 थर्मोडायनामिक पोटेंशियल होते हैं। उसके बाद आपने मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर पढ़ा जहाँ पर आपने वेरिएबल्स और पोटेंशियल के बीच में कुछ रिलेशंस देखे। उसके बाद आपने 4 एप्लीकेशन देखी मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर की और उसके बाद हमने सीखा कि हम लोग कंप्लीट डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट की स्टडी करी, अल्फा को देखा, बीटा को देखा और गामा को देखा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े कि कौन से फंक्शन मेरे पास स्टेट फंक्शन होते हैं, कौन से फंक्शन मेरे पास पाथ फंक्शन होते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि सारे के सारे थर्मोडायनामिक वेरिएबल, सारे के सारे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल आपके पास कैसे होते हैं, सबके सब आपके स्टेट फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन कौन से होते हैं, पाथ फंक्शन आपके पास होते हैं वर्क डन, हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पढ़ा और उससे पहले आपने उलर थ्योरम को पढ़ा जहाँ पर आप लोग स्टेट फंक्शन प्रूव कर रहे थे। उलर थ्योरम के बाद आप लोगों ने हीट कैपेसिटी को पढ़ा। हीट कैपेसिटी को पढ़ते वक्त आपने कुछ फीचर्स देखे हीट कैपेसिटी के, और हीट कैपेसिटी को लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ रिलेशंस बताए थे CP और CV के बीच में, और उन रिलेशन को प्रूव करने वाले हैं हम आज की क्लास के अंदर। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि उन रिलेशन को प्रूव करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक रूल क्या होता है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग साइक्लिक रूल पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे सारे के सारे रिलेशन CP - CV की विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ CP - CV। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज RJ एंड वेलकम टू RJ एकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ रिलेशंस देखे थे CP और CV के बीच में। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास से जो मैंने आपको लास्ट में फोटो दिखाई दी एक CP और CV के रिलेशन की, अगर आपने वहाँ से कॉपी किया है CP और CV के रिलेशन को, तो वहाँ पर आप एक छोटी सी करेक्शन कर लो। मैंने लास्ट क्लास के अंदर 2 रिलेशन जो है वो हल्के से गलत लिखवा देते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने आपको यूट्यूब पे देने से पहले लेक्चर मैंने उसको अच्छे से रिव्यू नहीं किया, तो गलती मेरी है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो जल्दी से आप पहले तो उसको करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन किस किस के अंदर होगी? करेक्शन होगी फॉर्मूले 2 के अंदर और 3 के अंदर। जो आप देख रहे हो 2 के अंदर और 3 के अंदर। मैंने जो आपको लिखवाया था वो क्या लिखवाया था? माइनस का T इंटू में del P by del T। उसके बाद क्या किया था आपने? इसका स्क्वायर किया था। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या लिखा था? del V by del T एट कॉन्स्टेंट V। अगर आपने अभी तक कॉपी के अंदर से नहीं लिखा हुआ है, मेरे पीछे नोट से नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, उसे सही किया हुआ है। लेकिन लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको लिखवाया था del P by del T का स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट V इंटू में del V by del T एट कॉन्स्टेंट P। तो एक्चुअली के अंदर जो मैंने ये टर्म लिखी हुई है ये मेरी क्या है? गलत है। एक्चुअली में क्या होती है? ये del V by del P एट कॉन्स्टेंट T होती है। एक करेक्शन आपको यहाँ पर करना है, P और T के अंदर थोड़ा सा इंटरचेंज करना है, और दूसरी करेक्शन आपको करनी है नीचे। यहाँ पर भी जो है आपको T और V के अंदर हल्का सा चेंज करना है। आज की क्लास के अंदर जब मैं आज की क्लास का लेक्चर शूट कर रहा था, जब मैं देख रहा था कि आज जब मुझे इनको प्रूव करना है, तो मेरे पास वही पेज था। जब मैंने देखा कि प्रूव करते हुए मेरे पास रिलेशन अलग निकल कर आ रहा है, तो मैंने ध्यान दिया कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक चीज़ गलत लिखवा दी, और आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके लिए मैं आपको 3 बार सॉरी भी बोल चुका हूँ। तो चलिए आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर हम लोग इस रिलेशन को प्रूव कैसे करेंगे। प्रूव करने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर कहा था कि आपको जरूरत पड़ने वाली है थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की और साइक्लिक रूल की। तो आज की क्लास के अंदर पहले हम लोग थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ लेते हैं, साइक्लिक रूल को पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम इन्हीं इक्वेशन को CP - CV के सारे इक्वेशन को प्रूव भी करके दिखा देंगे आज की क्लास के अंदर ही। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट होती क्या है। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो थर्मोडायनामिक स्टडी है वो हम लोग करने वाले हैं क्लोज सिस्टम की हेल्प से। क्लोज सिस्टम के अंदर आपके पास कुल मिला के 4 वेरिएबल होते हैं P, V, S, T, और इन चारों वेरिएबल के कोरस्पोंडिंग आपके पास 4 पोटेंशियल होते हैं H, G, A, U। तो थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट ये होती है कि आप वेरिएशन देख रहे हो पोटेंशियल का, वेरिएशन देख रहे हो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। आप पोटेंशियल के अंदर कितना चेंज हुआ जब आपने वेरिएबल को चेंज किया, उसका रिलेशन क्या होता है? थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ
थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है। तो बेसिकली थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, वेरिएशन इन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ चेंज इन थर्मोडायनामिक वेरिएबल। आप वेरिएबल को चेंज करते हुए जब पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा इसको कैलकुलेट किस चीज़ के अंदर करते हैं हम लोग, थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर करते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि डेल यू बाई डेल वी टी लिखा हुआ है तो क्या है, थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है? जी हाँ है, क्योंकि ऊपर क्या है मेरा, ऊपर तो मेरा पोटेंशियल है, पोटेंशियल चेंज में देख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेरिएबल। वी आपका क्या है, वेरिएबल है। अगर आपसे बोलूँ मैं डेल यू बाई डेल पी एट टी क्या है, क्या ये थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है? जो हाँ ये स्टेट है, क्योंकि ऊपर क्या है आपका डी यू है, डेल यू है। डेल यू का मतलब क्या है, आप चेंज इन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल देख रहे हो। नीचे क्या है, डेल पी है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन थर्मोडायनामिक वेरिएबल कर रहे हो। तो इसका मतलब ये सभी जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए ये क्या है, ये एक तरीके से थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है। लेकिन अगर आप कोई बुक पढ़ते हो थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की, तो आप वहाँ पर सिर्फ दो ही इक्वेशन ऑफ स्टेट को पढ़ते हो। आप एक पढ़ते हो डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी को, और एक आप पढ़ते हो डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी को। आप इन्हीं दो को क्यों पढ़ते हो, क्योंकि आगे जाकर जब आप चीज़ों को पढ़ोगे क्वांटम थर्मोडायनामिक्स के अंदर, तो आप लोग इन्हीं चीज़ों का बार बार यूज़ करोगे, इसलिए हम इसी चीज़ों का यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर आप सीपी और सीवी का रिलेशन देखोगे तो वहाँ पर भी आपको इन्हीं दोनों इक्वेशन ऑफ स्टेट की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारी फर्स्ट थर्मोडायनामिक स्टेट को आखिर वो क्या होती है। तो पहली थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी को देखते हो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम। आप क्या निकालते हो, आप निकालते हो चेंज इन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम। ये मेरा क्या है, ये आपका है पोटेंशियल। यू आपका क्या है, यू आपका है पोटेंशियल। वी आपका क्या है, वी आपका है वेरिएबल। यानी कि आप देख रहे हो चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेरिएबल एट कांस्टेंट टी, एट कांस्टेंट टी। तो ये आपका क्या हो गया पूरा, ये आपका हो गया थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, और जनरली आप इसको बोलते हो फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो कि आपकी क्या होती है मैथमेटिकली, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी। तो चलिए हम लोग निकालते हैं डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी आखिर क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए यूज़ करेंगे मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर का। जब मैंने आपको मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर से चेंज इन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल को डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ कैसे करोगे, आपको बनाना है स्क्वायर, फिर आपको दो एरो लगाने हैं, सत्या प्रकाश वेरी टायर्ड, HGAU, सत्या प्रकाश वेरी टायर्ड, HGAU। तो सबसे पहले तो आपको निकालना है डी यू। जब मैंने आपको ये बताया था तो मैंने आपको बताया था कि आप डी यू कैसे निकालोगे। डी यू के निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डी एस और डी वी। आपने क्या लिखा, डी एस लिखा और डी वी लिखा। उसके बाद जो मेरा एस है वो कहाँ जा रहा है, टी की तरफ जा रहा है। एरो जो है वो मेरा दूर जा रहा है, तो क्या हो गया प्लस का टी। उसके बाद आप वी को देखो, एरो कहाँ जा रहा है, पी पे जा रहा है, लेकिन एरो जो है वो पास में आ रहा है तो माइनस का पी हो गया। तो आपका डी यू निकल कर आ गया प्लस का टी डी एस माइनस का पी डी वी। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जो आपका डी यू है वो क्या हो गया प्लस का टी डी एस माइनस का पी डी वी। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इक्वेशन नंबर वन को मैंने डिवाइड कर दिया किस चीज़ से, डीवी से। मैंने उसको डिवाइड कर दिया। अगर आप इसको डीवी से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, आपके पास निकल कर आएगा डी यू बाई डी वी प्लस का टी डी एस बाई डी वी माइनस का पी डी वी डिवाइड बाई डी वी। तो डी वी से डी वी कट जाएगा, तो क्या बच गया, माइनस का पी बच गया। अगर आपको अब कंप्लीट डी को चेंज करना है डेल के अंदर, दैट मीन्स आपको फंक्शन के अंदर किसी चीज़ को कांस्टेंट डिफाइन करना पड़ेगा। और आपका मैथमेटिकल जो होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो थर्मोडायनामिक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट का, वो क्या होता है, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, यानी कि आपका टी क्या है, कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 निकल कर आ गई, इसके अंदर आप पुट कर दो क्या, टेम्परेचर को आप क्या कर लो, टेम्परेचर को आप कांस्टेंट पुट कर दो। तो जब मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट पुट करूंगा तो जो आपके डी हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे डेल के अंदर। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी। यही तो मुझे चाहिए था। तो यहाँ पर तो मेरे पास चीज़ निकल कर आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया, टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट पुट किया, टेम्परेचर को मैंने बाहर निकाल दिया, कंप्लीट डी को मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट डी को मैंने डेल के अंदर कर दिया। क्या लिख दिया, डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी माइनस का पी एज इट इज रह गया। लेकिन क्या अभी तक आपने डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी को कैलकुलेट कर पाए हो? क्योंकि अभी तक तो आपने एंट्रोपी के फंक्शन को भी नहीं पढ़ा। अगर आपने एंट्रोपी के फंक्शन को भी नहीं पढ़ा तो आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालोगे। लेकिन अगर आपको मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर पता है तो आपको पता है कि आप डेल एस बाई डेल वी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप डेल एस बाई डेल वी को कन्वर्ट कर सकते हो डेल बी बाय डेल टी के अंदर। तो देखिए हम किस तरीके से उसको कन्वर्ट करेंगे। आपको यूज़ करना है क्या, मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर आपको यहाँ पर यूज़ करना है। सबसे पहले क्या बनाना है, डब्बा बनाना है। डब्बे पे क्या लिखोगे, सत्या प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड AU HGAU आपने ये लिख दिया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए DS बाय डेल वी, तो आपने क्या लिख दिया, डेल एस बाय डेल वी कर दिया। उसके बाद क्या लिखोगे, इसके इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये होता है डेल पी बाय डेल टी के बराबर, डेल पी बाय डेल टी के बराबर।
साइन और कांस्टेंट कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड करेगा न्यूमरेटर, जो आपका एस है उससे एरो कहाँ जा रहा है? उससे एरो जा रहा है मेरा टी की तरफ, एरो जो है वो दूर जा रहा है तो क्या लग जाएगा? पॉजिटिव लग जाएगा। कांस्टेंट क्या हो गया? टी आ गया। अब डेल पी को देख लो, डेल पी से एरो कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? वी की तरफ जा रहा है, तो वी आपका क्या हो गया? कांस्टेंट लग गया। एरो कहाँ है? दूर है, तो क्या लग गया? पॉजिटिव लग गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आपका डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी है वो इक्वल टू हो गया डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी के। अब आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर पीवीटी का रिलेशन, आपको पता है वंडर वॉल इक्वेशन के अंदर पीवीटी का रिलेशन, आपको पता है रिड्यूस वंडर वॉल इक्वेशन के अंदर पीवीटी का रिलेशन। तो अगर आपको पीवीटी का रिलेशन पता है तो आप वहां से डीपी लिख सकते हो। अगर आप वहां से डीपी लिख सकते हो तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर भी आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आपको एंट्रोपी का फंक्शन तो नहीं पता, लेकिन क्योंकि आपको एंट्रोपी का फंक्शन नहीं पता इसलिए आप डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, और इसीलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक ऐसी फॉर्म के अंदर जिसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैंने डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर, जो आप पढ़ चुके हो। तो मैंने जब इसको कन्वर्ट किया तो मैंने डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी की जगह रख दिया डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी। और जो आपके पास अब इक्वेशन निकल कर आई, इस इक्वेशन को आप आगे भी एक्सपेंड कर सकते हो किसी भी गैसियस इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए, क्योंकि गैसियस इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको पीवीटी की फॉर्म में दी होगी। अगर वो आपको पीवीटी की फॉर्म में दी होगी तो आप वहां से डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप डेल पी बाय डेल वी एट कांस्टेंट अगर आप डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी को कैलकुलेट कर सकते हो तो उसको आपको टी से मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर से पी को माइनस कर देना, तो आप क्या निकाल पाओगे? फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट निकाल पाओगे। अगर आप फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट निकाल पाओगे तो इससे आगे आपको इक्वेशन को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी पहली इक्वेशन क्या आ गई? यहाँ से पहली इक्वेशन आपके पास आ गई डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी। डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी क्या होता है? इक्वल टू टी इंटू में डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस का पी होता है। इसको आपको याद भी करना है, आपको निकालना भी आना चाहिए। तो देखते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आपकी फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या वैल्यू देगी। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यूज को डायरेक्टली याद कराया था, और मैंने आपको वहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी आप किस तरीके से उसकी वैल्यू को याद कर सकते हो। मैंने आपको कहा था अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहे हो, यानी कि पी वी इक्वल टू एनआरटी की बात कर रहे हो, पी वी इक्वल टू एनआरटी की बात कर रहे हो, और आप क्या निकालना चाहते हो? डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी निकालना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या आपका पीवी साथ में है। क्या इस केस के अंदर आपका पीवी साथ में है? क्या यहाँ पर पीवी साथ में है? नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पीओटी है। अगर पीओटी है तो अगर आपको ऊपर पी है तो क्या आ जाएगा? नीचे वी आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? सीधा सा एनआर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हो। तो जो मेरा डेल पी बाय डेल वी होता है एट आइडियल गैस के लिए क्या हो जाता है? आर वी हो जाता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए। अगर मेरी गैस 1 मोल की है तो आपका डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी क्या होता है आइडियल गैस के लिए? आर बाय वी होता है। इसकी आपको डायरेक्ट वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ से डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी की वैल्यू को पुट कर दिया। जब मैं इसको पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा? टी इंटू में आर बाय वी को मैंने यहाँ पुट कर दिया, माइनस का पी हो गया। आइडियल गैस इक्वेशन जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ से आपको क्या पता है? यहाँ से आपको पता है कि जो आपका पीवी होता है वो तो आर टी के बराबर होता है। किसके लिए? 1 मोल के लिए। अगर आपका आर टी पीवी के बराबर है, अगर आपका आर टी पीवी के बराबर है तो यहाँ पर भी तो आप आर टी को पीवी लिख सकते हो। यहाँ पर अगर आप आर टी को पीवी लिखोगे तो क्या हो जाएगा? पीवी डिवाइड बाय वी इंटू में पी, वी से वी कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, क्या निकल कर आ गया आपके पास? 0 निकल कर आ गया। यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आपका फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या निकल के आया? 0 निकल के आया। आपने फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट को कैसे निकाला? उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी। तो सबसे पहले तो आपको डी यू चाहिए। डी यू के लिए आप कहाँ गए? मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर पे गए, वहाँ से आपने डी यू को लिख दिया। उसके बाद क्या किया? डी यू को आपने डिवाइड कर दिया डी वी से। उसके बाद आपने टेम्परेचर को डिफाइन कर दिया कांस्टेंट। अगर आपने टेम्परेचर को डिफाइन कर दिया कांस्टेंट तो जो आपका डी यू बाय डी वी था वो बदल गया किसके अंदर? डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी के अंदर। तो बेसिकली आप पहुँच गए कहाँ तक? आप पहुँच गए उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वहाँ तक पहुँच गए। जब आपने एक्सप्रेशन के अंदर देखा तो एक्सप्रेशन के अंदर तो आपके पास एस बाई वी आया था, डेल एस बाय डेल वी आया था। क्या आप डेल एस बाय डेल वी को कैलकुलेट कर सकते हो? आपको तो एस का फंक्शन नहीं पता, अभी तक तो आपको एस का फंक्शन नहीं पता, तो आप डेल एस बाय डेल वी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपने डेल एस बाय डेल वी को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? डेल पी बाय डेल टी के अंदर, क्योंकि आप डेल पी बाय डेल टी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने उसको वहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। उसकी हेल्प से आपने क्या किया? डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी की वैल्यू निकाल दी। किसके लिए? आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। जब आपने उसकी वैल्यू को पुट किया, डेल पी बाय डेल टी की वैल्यू को आपने आर बाय वी पुट किया, तो आपका क्या बन गया? आर टी बाय वी अपॉन में माइनस का पी बन गया। आर टी तो आपका पी वी के बराबर होता है। आर टी जगह आपने क्या रखा? पी वी रखा, तो क्या बन गया? पी वी डिवाइडेड बाय वी माइनस का पी, वी से वी कट गया, पी माइनस पी क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आपके पास
फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, जीरो होता है। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, आपको तरीका भी पता होना चाहिए आप यहाँ तक किस तरीके से पहुँचे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रियल गैस इक्वेशन के लिए। रियल गैस इक्वेशन के जो आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो क्या होती है, P प्लस में A n स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर, V माइनस का एन बी इक्वल टू nRT। अगर मैं यहाँ पर n को 1 ले लेता हूँ तो मैं n को यहाँ से हटा सकता हूँ, अगर मैं n को 1 मोल ले लेता हूँ तो मैंने n को यहाँ से हटा दिया। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट आपके पास क्या है, P प्लस ए बाई वी का स्क्वायर इंटू में V माइनस बी इक्वल टू RT। आपको इस केस के लिए भी डेल P बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V निकालना आना चाहिए। जब मैंने आपको बताई थी पार्शियल डेरिवेटिव क्लास, मैंने आपको वहाँ पर इसको निकाल कर भी दिखाया था कि आपका क्या निकल कर आता है। तो ये आपका निकल कर आता है R बाय V माइनस बी। मैं दोबारा निकाल कर नहीं दिखा रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता ये निकालना किस तरीके से निकालते हैं तो आप लोग मेरा पार्शियल डेरिवेटिव का लेक्चर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इस इक्वेशन ऑफ स्टेट का डेल P बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V को निकाल कर दिखाया हुआ है। तो आपका जो डेल P बाई डेल T है वो क्या निकल कर आ गया, R इंटू में V माइनस बी निकल कर आ गया। तो आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, डेल P बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V की वैल्यू पुट करोगे। तो ये क्या है आपके पास, R इंटू में V माइनस बी है, इंटू में माइनस में क्या है, P है। अब आपका P क्या है, आप इस इक्वेशन को देखिए। अब इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हो कि जो आपका P है वो क्या हो गया, V माइनस बी को मैं डिवाइड में ले आ रहा हूँ तो क्या हो गया, RT अपॉन में V माइनस बी। फिर जो नीचे A अपॉन V स्क्वायर है मैं इसको क्या ले आऊँगा, इधर ले आऊँगा तो क्या हो गया, माइनस का A अपॉन में V स्क्वायर। तो आपका P किसके बराबर है, RT अपॉन में V माइनस बी माइनस का A अपॉन में V स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर P की वैल्यू रख दूंगा, P की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, RT अपॉन में V माइनस बी माइनस का A अपॉन V स्क्वायर। ये मैंने कहाँ से निकाला, ये मैंने रियल गैस के इक्वेशन से निकाला। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो क्या पुट करूँगा, RT अपॉन में V माइनस बी माइनस का A अपॉन में V स्क्वायर। उसके बाद जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, TR इंटू में V माइनस बी माइनस का RT इंटू में V माइनस बी प्लस का A बाई वी स्क्वायर। तो आपका RT बाई वी माइनस बी और आपका TR बाई वी माइनस बी तो कट जाएगा, ये तो क्या है, सेम है। तो ये तो आपका कट गया। अगर ये आपका कट गया तो क्या रिजल्ट आ गया आपके पास आ गया A बाई वी स्क्वायर। तो मोटी मोटी बात ये है कि रियल गैस के लिए डेल U बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट T कोई वैल्यू देता है। आइडियल गैस के लिए जीरो था, लेकिन रियल गैस के लिए वो जीरो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो किसके इक्वल है, वो इक्वल है A अपॉन में V स्क्वायर के लिए। आपको डायरेक्ट रिजल्ट इसका भी याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो आपको तो पता है कि उसको निकालते कैसे हैं। तो आपको रियल गैस के लिए क्या निकल कर आया, डेल U बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट निकल कर आया A अपॉन में V स्क्वायर। आइडियल के लिए क्या निकल कर आया, जीरो निकल कर आया। अगर आइडियल के लिए आपका डेल U बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट जीरो निकल कर आया तो आप बोल सकते हो कि जो आपका U है वो क्या है, V का फंक्शन नहीं है। जो आपका U है वो V का फंक्शन नहीं है। लेकिन इस वाले केस के अंदर ये जीरो नहीं आया तो आप यहाँ पर बोलोगे जो आपका U है वो क्या है, वॉल्यूम का फंक्शन है। और जो आपका U होता है वो T का फंक्शन तो होता ही होता है। वो आपने कब देखा था, वो आपने देखा था जब आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आपका dV होता है वो क्या होता है, NCV dt होता है। इसका मतलब जो आपका U है वो क्या है, T का फंक्शन तो होता ही है। लेकिन क्या वो V का फंक्शन होता है, आइडियल गैस के लिए नहीं होता, रियल गैस के लिए होता है। लेकिन U T का फंक्शन आइडियल के लिए भी होता है और रियल के लिए भी होता है। अगर मैं बात करता हूँ कि क्या आपका U V का फंक्शन है तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी अभी आपने फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी है, जहाँ पर आपने पढ़ा कि जो आपका डेल U बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट T था वो जीरो निकल कर आ गया। अगर वो जीरो निकल कर आ गया इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो है। अगर वो जीरो है इसका मतलब क्या है कि आपका वॉल्यूम के चेंज होने से इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज नहीं हो रहा। अगर आपका चेंज नहीं हो रहा तो आप बोल सकते हो कि जो आपका U है वो V का फंक्शन नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ n मोल की रियल गैस के लिए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, A इंटू में n का स्क्वायर हो जाएगा इंटू में V स्क्वायर। जब आप लोग डेल P बाई डेल T निकालोगे n को यूज़ कर तो यहाँ पर आपके पास निकल कर आएगा n का स्क्वायर अपने पास अपने आप वहाँ पर आके लग जाएगा। आप इसको निकाल कर देखिएगा कि n मोल के लिए क्या होता है, A n का स्क्वायर अपॉन में V का स्क्वायर होता है ये। अब आपने पढ़ी है अब तक आइडियल गैस इक्वेशन भी आपने पढ़ी है और आपने वन डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट भी आपने पढ़ी है। तो आइडियल गैस में आप बोलते थे PV इक्वल टू RT और वन डर वॉल में आप क्या बोलते थे, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू में V माइनस का B इक्वल टू RT। ये इक्वेशन मैंने लिखी हुई है 1 मोल के लिए। आप PV इक्वल टू LRT को लिख सकते हो P प्लस 0 V माइनस 0 इक्वल टू RT। इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो क्योंकि P के अंदर मैंने क्या ऐड किया है, जीरो ऐड किया है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर मैं P के अंदर जीरो, अगर आप इक्वेशन को देखो वन डबल इक्वेशन को, तो आपका A बाई वी स्क्वायर क्या होता है, ये तो आपका क्या होता है, ये तो आपका इंटरनल प्रेशर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंटरनल प्रेशर बोलते हैं। रियल गैस के अंदर जो आपके मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कुछ प्रेशर होता है। लेकिन आइडियल गैस के केस के अंदर हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो आपका वॉल्यूम होता है मोलिक्यूल का कंटेनर के रिस्पेक्ट के अंदर नेग्लिजिबल होता है, और हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो आपके दो
दो मॉलिक्यूल है उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। अगर उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता इसका मतलब उनके बीच में कोई भी प्रेशर नहीं होता। इसका मतलब आइडियल गैस के अंदर इंटरनल प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है। उसी की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जब तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, जीरो लिखा, यानी कि रियल गैस के लिए जो पी आई होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। पी आई मेरा क्या होता है, पी आई मेरा होता है इंटरनल प्रेशर। आइडियल गैस के अंदर आपके पास जो इंटरनल प्रेशर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि हम लोग अज्यूम करते हैं आइडियल गैस के लिए कि आइडियल गैस के लिए गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स नहीं होता। अगर उसके बीच में कोई भी फोर्स नहीं होता तो उनके बीच में कोई भी प्रेशर नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रेशर बोलते हैं। तो ये आपका क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन रियल गैस के लिए जो है वो जीरो नहीं होता, ये किसके बराबर होता है, a बाई वी स्क्वायर के बराबर होता है। तो अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि जो आपका डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी था ये किसके बराबर था, ये तो आपका a अपॉन में वी स्क्वायर के ही बराबर था। और जो रियल गैस था वो किसके बराबर था, जीरो के बराबर था। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं जो आपका इंटरनल प्रेशर होता है वो आपका जीरो होता है आइडियल के लिए, a बाई वी स्क्वायर होता है वंडरबॉल के लिए, और यही तो मेरा इक्वल किसके होता है, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी के लिए भी होता है। इसीलिए आप लोग फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट को यानी कि डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी को क्या बोल सकते हो, इंटरनल प्रेशर भी बोल सकते हो मैथमेटिकली और डायमेंशनली। मैंने इसको स्टेटमेंट वाइज भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर इंटरनल प्रेशर को आप किस चीज़ से डिनोट करते हो, आप उसको डिनोट करते हो डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। और ये क्या है, ये है आपकी फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डायमेंशनली एंड मैथमेटिकली इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इंटरनल प्रेशर इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के अंदर जो आपका इंटरनल प्रेशर होता है उसकी वैल्यू आपकी इक्वल किसके होती है, फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अभी अभी आपने देखा रियल गैस के लिए जो आपका डेल यू बाई डेल वी था वो किसके बराबर था, वो था बराबर a अपॉन में वी स्क्वायर के। जब आप इक्वेशन लिखते तो क्या लिखते हो, p प्लस में a अपॉन वी स्क्वायर। a अपॉन वी स्क्वायर पर क्या होता है, इंटरनल प्रेशर होता है। तो आप वहाँ से क्या बोल सकते हो, इंटरनल प्रेशर तो आपका क्या हो गया, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी हो गया। तो आइडियल गैस के लिए जीरो होता है, वंडरबॉल गैस के लिए क्या होता है, a अपॉन में वी स्क्वायर होता है। तो जो आपकी टर्म होती है डेल यू बाई डेल वी, इसको क्या बोल सकते हो आप लोग, इंटरनल प्रेशर बोल सकते हो थर्मोडायनामिक्स के अंदर, जिसको आप डिनोट करते हो फाई टी से। फाई टी से आप इसको डिनोट करते हो। इसका मतलब आप बोल सकते हो जो आपका फाई टी है वो क्या है, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी है। किसके बराबर है, टी इंटू में डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस के पी के बराबर है। आइडियल के लिए जीरो होती है, वंडरबॉल के लिए a अपॉन में वी स्क्वायर होती है। इन सब चीज़ों की बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग करते हैं थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट जो अपनी दूसरी होती है उसकी बात करते हैं। तो सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, आप इसमें कैलकुलेट करते हो वेरिएशन इन एंथैल्पी विद चेंज इन प्रेशर। एंथैल्पी आपके पास क्या है, ये आपके पास पोटेंशियल है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पी, आपके पास क्या है, पी तो आपके पास वेरिएबल है, यानी कि आप यहाँ पर भी पोटेंशियल का चेंज देख रहे हो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। इसलिए आपका क्या है, ये आपकी थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू माइनस का टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस का वी। मैंने इसको किस तरीके से लिखा, मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर का आपको यूज करना है, आपको उससे क्या निकालना है, डी एच निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डी एच को डिवाइड करना है डी पी से। उसके बाद वो क्या करना है, उसके बाद आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देना है। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे तो आपके पास ये इक्वेशन डायरेक्ट निकल कर आ जाएगी। जैसा हमने फर्स्ट के अंदर किया था वैसा ही हम लोग सेकंड के अंदर कर रहे हैं। इसको आप खुद कर देखिएगा, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर की भी प्रिपरेशन वो आपकी वो भी क्या हो जाए, एक तरीके से रिवाइज हो जाए। तो जो आपके पास निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू माइनस का टी इंटू में डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस का वी। किस तरीके से आप इसको निकालोगे, सबसे पहले आप डी एच को लिखो विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर। डी एच को लिखने के बाद आप क्या करोगे, डी एच को डिवाइड करोगे डी पी से। उसके बाद आप क्या करोगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा डेल एच बाय डेल पी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और आपका निकल जाएगा सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। वो किसके बराबर निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा इस इक्वेशन के बराबर। क्या है ये है डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस का टी डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी प्लस का वी। तो ये आपका इसकी तरीके से निकल कर आ जाएगा। तो आपको डेल यू बाय डेल वी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था, आपको वहाँ पर चाहिए था डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी चाहिए था आपको। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो क्या आप ये निकाल सकते हो, ये आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि आपको पार्शियल डेरिवेटिव पता है और आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी पता है पी वी और टी की फॉर्म के अंदर। तो चलिए निकालते हैं आइडियल गैस के लिए क्या होगा। तो आइडियल गैस के लिए मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे हो जाएगा, मैंने आपको इसको याद कराया था, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी क्या होता है आइडियल के लिए। अगर आपका पी वी साथ में नहीं है, अगर आपका पी वी साथ में नहीं है तो जहाँ पर वी है उसके उल्टे में क्या होगा, उसके उल्टे में पी होगा। ऊपर क्या लगा दोगे आप, एन आर लगा दोगे। अगर मैं बात करूँ एक मोल की तो एन को आप यहाँ से काट दोगे। तो आपका डेल वी बाई
डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी निकल कर आ गया आर बाई पी। आर बाई पी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या करोगे, माइनस का टी इंटू में आर बाई पी प्लस का v। अब आप देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट से क्या होता है, पी वी इक्वल टू तो आपका एन आर टी होता है। एन को आप हटा दो क्योंकि मैं मोल क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, तो आपका v क्या हो गया, v आपका हो गया आर टी बाई पी। वी आपका क्या हो गया, आर टी बाई पी। वी की जगह वैल्यू पुट करो आर टी बाई पी, तो ये आपका माइनस का है, ये आपका प्लस का है, कट जाएंगे। तो आइडियल के केस के अंदर आपकी फर्स्ट इक्वेशन भी और सेकंड इक्वेशन भी क्या हो गई, जीरो हो गई। पहली थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट भी जीरो हो गई, सेकंड थर्मोडायनामिक स्टेट भी क्या हो गई, जीरो हो गई। भाई अगर मैं बात करूँ वन डबल इक्वेशन के अंदर, तो वन डबल के अंदर जो आपकी डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी है वो निकल कर आएगी b माइनस का 2a अपॉन में आर टी। इसको आप किस तरीके से निकालोगे, वन डबल की इक्वेशन लिखो जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है a अपॉन में वी स्क्वायर इंटू में v माइनस का b इक्वल टू आर टी। ए मैंने लिखी है 1 मोल के लिए। यहाँ से आप क्या निकालोगे, सबसे पहले डेल v बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p निकालोगे, उसकी वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे। v को आप किससे, v को आप फिर से चेंज कर दोगे इस इक्वेशन की हेल्प से, निकल कर क्या आएगा आपके पास आएगा b माइनस का 2a अपॉन में आर टी। इसको भी आप खुद निकाल कर देखिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ और यही आपकी वैल्यू निकल कर आएगी जब आप निकाल कर देखोगे। तो इतनी सी बात थी आपकी थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर। आपकी पहली क्या होती है, डेल u बाई डेल v एट कॉन्स्टेंट t, दूसरी क्या होती है, डेल h बाई डेल p एट कॉन्स्टेंट t। दोनों की डायरेक्ट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आइडियल के लिए तो जीरो हो जाती है, रियल के लिए क्या हो जाएगी आपकी, डेल u बाई डेल v तो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी a अपॉन में v स्क्वायर, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप इंटरनल प्रेशर भी बोलते हो। अगर मैं बात करूँ डेल h बाई डेल p एट कॉन्स्टेंट t की, तो उसकी क्या हो जाएगी रियल केस के अंदर, वो हो जाएगी b माइनस में 2a अपॉन में आर टी। तो इनकी डायरेक्ट वैल्यू आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो भी आप 1 मिनट के अंदर वो कैलकुलेट इजीली कर पाओगे। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सभी क्वेश्चन मैंने बेसिकली करा भी दिया आज की क्लास के अंदर, लेकिन आप इनको फिर से खुद कर देखना। पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन आपको प्रूव करना है डेल यू बाई डेल वी एच जीरो को और डेल एच बाई डेल पी ये जीरो होता है किसके लिए, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए। यानी कि जो मैंने अभी यहाँ पर कैलकुलेट करा है आप उसको प्रूव कर देखिए। उसके बाद आपको प्रूव करना है कि डेल यू बाई डेल वी एट टी इक्वल टू क्या होता है, एस बाई वी स्क्वायर होता है, और डेल एच बाई डेल पी एट टी क्या होता है, बी माइनस का 2a अपॉन आर टी होता है फॉर 1 मोल ऑफ वन टर मोल गैस के लिए। इसको आप खुद प्रूव कर देखिएगा, आपका आराम से प्रूफ हो जाएगा। आपको किस तरीके से करना है ये आपको पता है, आपको मैक्सवेल बोन्स थ्योरम कैसे यूज करना है ये आपको पता है, आपको पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालना है ये आपको पता है। तो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए इन क्वेश्चन को आप खुद कर देखिएगा। ये दोनों की दोनों क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको यहाँ पर डेल जेड बाई डेल टी निकालना है एट कॉन्स्टेंट वी। इक्वेशन आपको दे रखी है, इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पुट करिएगा, आप यहाँ से डेल यू बाई डेल टी निकालेगा। इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप इजीली इस चीज को प्रूव कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, आप इन दोनों क्वेश्चन को इजीली कर लेना। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, यहाँ पर मैंने रिड्यूस फॉर्म ऑफ वन डर मोल इक्वेशन ली है, रिड्यूस फॉर्म ऑफ वन डर मोल इक्वेशन ली है। आइडियल के लिए बात कर ली, वन डर मोल के लिए बात कर लिया, बात कर लेते हैं रिड्यूस फॉर्म ऑफ वन डर मोल इक्वेशन। आप लोग इसके लिए भी क्या निकाल सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट भी निकाल सकते हो और सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट भी निकाल सकते हो। यानी कि डेल यू बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी भी निकाल सकते हो, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी भी आप इसको निकाल सकते हो। तो ये तो आपका जीरो निकल कर आएगा, ये क्या निकल कर आएगा, बी निकल कर आएगा। इसको भी आप निकाल कर देखिएगा, ये भी आप इजीली निकाल सकते हो। आपको सिर्फ क्या निकालना आना चाहिए, आपको निकालना आना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव। अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए आता है, अगर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना आता है थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का, तो आप इजीली इन दोनों न्यूमेरिकल को भी इजीली कर पाओगे। तो आप इसको भी कर देखिएगा। अभी मैंने आपसे कहा कि आपको सीपी माइनस सीवी के रिलेशन को देखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है और आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक रूल क्या होता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट मैंने पढ़ ली, 2 की आपको जरूरत पड़नी थी, दोनों की दोनों आपने पढ़ ली। क्या उनके अलावा भी होती है, हाँ उनके अलावा भी होती है। आपको क्या करना है, आपको वेरिएबल का, अगर आपने पोटेंशियल का चेंज देख रहे हो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। बेसिकली हम लोग 2 को पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग उन्हीं का यूज़ करने वाले हैं पूरी थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो उनकी वैल्यू मैंने आपको याद करा दी, आइडियल के लिए भी, रियल के लिए भी। कुछ मैंने आपको क्वेश्चन भी दे दिए, उनको भी आप करके देख लो, वो आपसे सब इजीली आप कर पाओगे। तो साइक्लिक रूल क्या होता है, साइक्लिक रूल बहुत छोटा सा होता है। अगर आपके पास कोई 3 वेरिएबल इंटरडिपेंडेंट है, 3 वेरिएबल आपस में डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर जहाँ पर आप लिखते हो पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ पर आपका पी भी वेरिएबल है, वी भी वेरिएबल और टी भी वेरिएबल है। एन वेरिएबल नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम की, जहां पर आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अमाउंट का चेंज नहीं होता क्लोज सिस्टम के अंदर, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। यानी कि आपका एन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास 3 वेरिएबल हैं। अगर आपके पास कोई 3 वेरिएबल हैं और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग उसके ऊपर हम लोग साइक्लिक रूल का अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे, पी वी और टी के ऊपर आपको बनाना है गोला। वहाँ पर आपको किस तरीके से लिखना है, आपको लिखना है पी, उसके बाद आपको लिखना है टी, उसके बाद आपको लिखना है वी। ध्यान रखिए, आप क्या लिखोगे, पी लिखोगे, फिर टी लिखोगे, फिर वी लिखोगे। आप पी के बाद वी नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, पी लिखोगे, टी लिखोगे और वी लिखोगे। ये बता रहा हूँ क्लॉकवाइज के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज के अंदर क्या लिखोगे, पी लिखोगे, वी लिखोगे और टी लिखोगे। अगर ये मेरा साइक्लिक रूल मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो मैं इसको क्या लिखूंगा, आप साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, पी का चेंज टी के रिस्पेक्ट में वी कांस्टेंट,
फिर टी का चेंज वी के रिस्पेक्ट में पी कांस्टेंट, फिर वी का चेंज पी के रिस्पेक्ट में टी कांस्टेंट, यानी कि आप एक का चेंज निकाल रहे हो दूसरे रिस्पेक्ट में, फिर क्या कर दिया, एक को कांस्टेंट रख दिया। फिर आपने जिसका चेंज यहाँ निकाला फिर आपने क्या किया, उसको आपने ऊपर कर दिया, फिर आपने क्या किया, उसको डी वी से डिवाइड कर दिया एट कांस्टेंट पी। फिर जिसने आपको नीचे रखा उसको क्या कर दिया, आपने ऊपर रख दिया, और फिर आपने क्या कर दिया, ये कर दिया। और क्या क्या होगा, ये आपके इक्वल होगा -1 के बराबर। बेसिकली जिस तरीके से आपने लिखा है ये सारे के सारे कट जाने चाहिए, डी टी से डी टी कट गया, डी वी से डी वी कट गया, और डी पी से डी वी डी पी कट गया। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है -1 के बराबर। तो अभी आप थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ चुके हो, आप साइक्लिक रूल को पढ़ चुके हो। दैट मीन्स अब आप प्रूव कर सकते हो सारे के सारे Cp माइनस Cv के रिलेशन को विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल इक्वेशन। जो आपको एक इक्वेशन याद करनी है वो आपको ये याद करनी है, Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होती है, T इंटू में डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट V इंटू में डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट P। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो फंडामेंटल इक्वेशन, इसको आप बोलते हो फंडामेंटल इक्वेशन। इसी इक्वेशन से आप सारे के सारे रिलेशन प्रूव कर सकते हो Cp माइनस Cv के। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो अगर आपको ये साइक्लिक रूल समझ में आ गया तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, साइक्लिक रूल से आप क्या कर सकते हो, साइक्लिक रूल से आप लिख सकते हो डेल वी बाई डेल टी। आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको इधर की तरफ लेकर आ जाऊँगा तो मैं कैसे लेकर आऊँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू में क्या, डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू मैंने क्या किया, -1 बाय मैंने क्या कर दिया, इसको मैं यहाँ पर ले आया। जब मैं नीचे लाऊंगा तो क्या होगा, डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी है। अब मैंने इसको ऊपर ले आया, मैं वी बाई टर्म को क्या लिया, ऊपर लिया। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ से आपकी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी की वैल्यू निकल कर आ गई। इस वैल्यू क्या निकल कर आई, आपकी वैल्यू निकल कर आई डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी की। माइनस का यहाँ पर बाहर माइनस भी था, ये जो माइनस है इसको मैं कहाँ ले जाऊँगा, इसको मैं इधर ले आऊँगा। तो ये निकल कर आई माइनस की डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू में डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। इसको मैं इधर ले आया, वी को मैं ऊपर ले आया, टी को मैं नीचे ले आया, माइनस को मैं इधर ले आया। इसका हेल्प से मैंने क्या लिख दिया, इसके हेल्प से मैंने लिखा जो आपका डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी है वो तो मेरा बराबर होता है माइनस का डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू में डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर उठा के इसके अंदर रख दी। जब मैं इसको इसके अंदर रखूँगा तो मेरे क्या निकल कर आएगी, मेरे निकल कर आएगी Cp माइनस Cv टी इंटू में डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी। इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद मैंने डी वी बाई डी टी की इसकी क्या कर दी, मैंने डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी की जगह मैंने इसको पुट कर दिया। मैं इसको पुट करूँ, मैंने इसको पुट कर दिया। फिर मैंने देखा कि जो आपका डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी है तो दो बार है, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया और ये हो कर दिया। तो ये आपका क्या है, ये आपका थर्ड रिलेशन जो मैंने आपको लिखवाया था ये वो रिलेशन है। अब बात करते हैं कि आप सेकंड को कैसे प्रूव करोगे। सेकंड को प्रूव करने के लिए आप क्या करो, सेकंड के अंदर प्रूव करने के लिए आप स्क्वायर करो। तो साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग, साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू डेल पी बाई डेल वी एट टी इंटू में डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी के बराबर होता है। आप साइक्लिक रूल का यूज़ करो। आप साइक्लिक रूल का जब इसका रूल यूज़ करोगे तो आप वहाँ से ईजिली लिख सकते हो डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी को माइनस का डेल पी बाई ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ आप इसको इजीली लिख सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू उठा के कहाँ रख दी, इसकी वैल्यू मैंने उठा के इसकी जगह रख दी। जब मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखूँगा तो आपका डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी दो बार आएगा। अगर ये दो बार आएगा तो आपने इसको स्क्वायर कर दिया। यहाँ से आपका प्रूव हो गया सेकंड रिलेशन भी। एक रिलेशन होता है Cp माइनस Cv का इक्वल टू R, ये आपको बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो। ये आइडियल गैस इक्वेशन के लिए होता है, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। यानी कि आपके 4 रिलेशन तैयार हो गए विद द हेल्प ऑफ एक रिलेशन से आपने सेकंड को भी कर लिया, थर्ड को भी कर लिया, चौथा आपको पहले से याद था। हालांकि मैं चौथे को भी प्रूव करूंगा बाद में, लेकिन अभी आपने याद कर लिया सेकंड को भी और थर्ड को भी। अब बात करते हैं कि आप बाकी कैसे प्रूव कर सकते हो। अभी तक आप लोग, जब मैंने आपको थर्मोडायनामिक कोएफिशिएंट समझाए थे, जब मैंने आपको अल्फा के बारे में, बीटा के बारे में और गामा के बारे में बताया था, तो मैंने आपको कहा था अगर आपको अल्फा का नाम याद है तो आपको उसका एक्सप्रेशन याद है, अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव याद है तो आप उस एक्सप्रेशन से उसकी वैल्यू को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जब मैंने आपको बीटा बताया तो मैंने आपको कहा था कि आपको उसका नाम याद है तो आप उसको एक्सप्रेशन याद है, अगर आपको उसका एक्सप्रेशन याद है और आपको पार्शियल डेरिवेटिव आता है तो आप वहाँ से उसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका अल्फा होता है वो होता है आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कैसा, रिलेटिव एक्सपेंशन, यानी कि आपका डेल चेंज इन डीवी अपॉन में वी, ये आपका क्या है, रिलेटिव। उसके बाद क्या करना आपको, विद रिस्पेक्ट टू डी एट कांस्टेंट प्रेशर। वी को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, वी को मैंने बाहर निकाल दिया। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/v इंटू में डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ। उसी तरीके से मैं बीटा मेरा क्या होता है, बीटा मेरा होता है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी कि आप यहाँ पर कंप्रेशन कर रहे हो आइसोथर्मली, यानी कि आप निकाल रहे हो रिलेटिव चेंज इन वी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर। रिलेटिव चेंज में मैंने क्या लगाया, डी वी बाई वी लगाया, विद रिस्पेक्ट टू मैंने लगाया डंडा। आपका कौन टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। वी आपका यहाँ से आपने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, क्या हो गया 1/v इंटू में डेल, अगर आपका कोई कांस्टेंट डिफाइन किया तो क्या कर दिया, डी को आपने डेल में चेंज कर दिया, क्या हो गया डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट
टी आपका निकल कर आ गया। तो आपका बीटा क्या होता है, ये आपका जो चेंज इन वॉल्यूम था विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर वो क्या था, नेगेटिव था। यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम घटता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। नेगेटिव को भाले में क्या हो गया, ये हो गया। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो आपका अल्फा होता है वो इक्वल टू होता है 1/v इंटू में डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। बीटा होता है माइनस का 1/v डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। अब आपको यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आपका डेल वी बाई डेल टी है, वी को आप इधर ले जाओ। आपका अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है 1/v डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो आपका डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी क्या हो जाएगा, ये तो आपका अल्फा वी हो जाएगा। उसी तरीके से आपका डेल पी बाई डेल वी क्या हो जाएगा, माइनस का 1/बीटा गामा हो जाएगा। आपने यहाँ पर किस तरीके से किया, आपका बीटा क्या होता है, आपका बीटा होता है माइनस का 1/v इंटू में डेल पी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। तो आपको ये निकालना है डेल पी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया माइनस का 1/बीटा। ये आपका हो गया माइनस का 1/बीटा। आपका जो बीटा होता है वो होता है डेल वी बाई डेल पी, डेल वी बाई डेल पी, और आपको निकालना है डेल पी बाय डेल वी एट टी। तो ये क्या हो जाएगा, डेल पी को इधर ले आओ, डेल वी को नीचे ले आओ, बीटा को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, डेल पी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/v इंटू में बीटा। तो ये वैल्यू भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको पता हो कि अल्फा का एक्सप्रेशन क्या है, बीटा का एक्सप्रेशन क्या है। तो ये भी आपने यहाँ से लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्टेट को उठाओ। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्टेट को उठा लिया आपने, वहाँ से आपने क्या किया, वहाँ से आपने इसको प्रूव किया था। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आप डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी की जगह क्या कर दो, इस वैल्यू को पुट कर दो। कौन सी वाली, अल्फा इंटू में वी को आप यहाँ पर पुट कर दो। अल्फा वी को आपने पुट कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो क्या करोगे आप, अल्फा का स्क्वायर टी इंटू में वी का स्क्वायर माइनस का 1/बीटा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का टी अल्फा का स्क्वायर वी का स्क्वायर माइनस का 1 एक और था नीचे, क्या आपका बीटा हो गया, वी हो गया। तो वी से आपका स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, बच गया, अल्फा स्क्वायर बच गया, टी बच गया, वी बच गया और बीटा बच गया। तो रिलेशन भी आपका यहाँ से प्रूव हो गया। उसके बाद वो क्या निकालना है, एक और रिलेशन निकालना है। वो आप कैसे निकालोगे, आप वो निकाल लोगे इस रिलेशन से कि आपका अल्फा क्या होता है, अल्फा तो आपका 1/e होता है। अल्फा तो आपका क्या, अब आपका बीटा क्या होता है, बीटा तो आपका 1/e होता है। बीटा क्या होता है, बीटा तो आपका 1/e होता है। ये जब आप आगे जाओगे इसके अंदर थर्मोडायनामिक्स में, तो आप जाके पढ़ने वाले हो कि जो आपका इलास्टिक होता है किस तरीके से आप इसको निकालते हो, और बीटा और ई के अंदर रिलेशन क्या होता है। तो बीटा जो होता है वो आपका 1/e होता है। आपने बीटा इधर क्या किया, 1/e रखा। जैसे ही आप 1/e रखोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर टी वी इंटू में ई। तो यहाँ से आपने सिक्स रिलेशन को भी प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल इक्वेशन, थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट और साइक्लिक रूल के साथ में। इसको भी आपने यहाँ पर इजीली प्रूव कर दिया। उसके बाद आपको पता है कि जो आपकी पहली थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट थी वो क्या थी, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं इंटरनल प्रेशर, यानी कि फाई टी बोलते थे आप इसको आपने क्या लिख दिया, टी इंटू में डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस का पी। ये आपने एक्सप्रेशन थोड़ी देर पहले पढ़ा था। उसके बाद आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो कि आपका ये जो डेल पी बाई डेल टी है ये क्या होता है, टी इंटू में डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी क्या होगा, ये आप पी को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, फाई टी प्लस का पी, फाई टी प्लस का पी। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आपको अगर पता है कि फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको पता है क्या होती है, सी पी माइनस सी वी इंटू में टी इंटू में डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू में डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। आप टी इंटू में डेल पी बाई डेल टी की जगह आप क्या कर दो, इस वाली वैल्यू को पुट कर दो। आपने उसकी वैल्यू को पुट करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा सी पी माइनस सी वी का 8वां रिलेशन भी, जो किसके अंदर था, जो था इंटरनल प्रेशर के साथ। उसके बाद आपको ये भी पता है कि जो सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, वो होती है डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी क्या होती है, इक्वल टू माइनस का टी इंटू में डेल वी बाई डेल टी एट पी प्लस का वी। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो टी इंटू में डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी क्या होता है, टी इंटू में डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट पी क्या होता है। ये आप क्या करो, इसको इधर ले, आप क्या हो जाएगा इसके बराबर, वी को इधर लेके आओगे, माइनस को कॉमन क्या हो गया, वी माइनस का डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। सिंपल मैथमेटिक्स से ये आप लोग इजिली कर पाओगे, चीज़ों को इक्वेशन के इधर से उधर लेके जाना है। तो आपका टी इंटू में डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी क्या हो गया, वी माइनस का डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। इसकी वैल्यू आप कहाँ रख दो, इसकी वैल्यू आप फिर से रख दो किसके अंदर, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर रख दो। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्टेट, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सी पी माइनस सी वी के अंदर रख दो। किसी जगह रखा आपने, इस बार आपने रखा टी इंटू में डेल वी बाय डेल टी की जगह, तो आपने उसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपने इसकी क्या कर दी, वी माइनस में डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, वी माइनस में डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, वी माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी आपका वहाँ पर बचकर रह गया इजीली। तो इस चीज़ को भी आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर जो आपके पास बचकर बचेगा वो आपके पास क्या बचेगा, आपने टी इंटू में डेल वी बाई डेल टी की जगह वैल्यू पुट करी है, आपने वैल्यू पुट करी है टी इंटू में डेल वी अपॉन डेल टी की जगह, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, डेल पी अपॉन में टी, डेल पी अपॉन में टी एट कॉन्स्टेंट वी बचेगा। इसको आप करेक्ट कर लेना नोट्स के अंदर से।
डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी बचेगा। इसका मतलब आपके सारे के सारे रिलेशन प्रूव हो गए। कहाँ से? फंडामेंटल इक्वेशन से, सी पी माइनस सी वी की थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की हेल्प से, साइक्लिक रूल की हेल्प से आपने सारे के सारे सी पी माइनस सी वी के रिलेशन को प्रूव कर लिया। क्या आपको प्रूफ याद करना है? प्रूफ आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ रिलेशन याद करने हैं, वही इंपॉर्टेंट है। प्रूफ तो बस मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से इसको निकाल भी सकते हो। आप एग्जाम के अंदर इसको निकालने मत बैठना, आप इसको डायरेक्ट याद कर लो। उसके बाद जो आपके दो रिलेशन से कौन कौन से थे? सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, और कौन सा था? सी पी माइनस सी वी आर इंटू में वन प्लस में 2a अपॉन में आर टी माइनस बी। इसको भी आप प्रूव कर सकते हो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सेट से। कैसे प्रूव करोगे? जो आपका सी पी माइनस सी वी है वो क्या होता है? वो आपका होता है टी इंटू में डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। अगर आपको डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी निकालना आता हो, अगर आपको डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी निकालना आता हो इक्वेशन ऑफ स्टेट से, आइडल के लिए क्या होती है? आइडल के लिए होती है पी वी इक्वल टू एन आर टी। वन डबल के लिए क्या होती है? पी प्लस में ए एन स्क्वेयर अपॉन में वी स्क्वेयर इंटू में वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। तो अगर आपको इन इक्वेशन ऑफ स्टेट पता है, यहाँ से आपको क्या निकालना है? यहाँ से आपको निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू को निकालना, वैल्यू को पुट करना, पे क्या निकल कर आ जाएगा? आपका सी पी माइनस सी वी निकल कर आ जाएगा आर, और वन डबल क्या निकल कर आएगा? आर इंटू में वन प्लस टू ए अपॉन में आर टी वी। तो इसको भी आप निकाल कर देखना, निकालना बहुत आसान है, आपको सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। जो हमें निकालना आता है उन्हीं की हेल्प से आप सारे के सारे सी पी माइनस सी वी के जितने भी रिलेशन होते हैं आप सारे के सारे इजीली प्रूव कर दोगे। तो कुल मिलाकर जितने रिलेशन हमने पढ़े थे आज की क्लास से पहले हमने पढ़े थे सी पी माइनस सी वी के रिलेशन, इस सारे रिलेशन को अभी तक प्रूव कर चुके हैं। ये आपको याद करना है, पहले वाला आपको याद करना है कि आप इससे प्रूव कर सकते हो ये। जी हाँ, आप इससे प्रूव कर सकते हो। किसकी हेल्प से? साइक्लिक रूल की हेल्प से। क्या आप इससे प्रूव कर सकते हो? जी हाँ, कर सकते हो। किसकी हेल्प से? साइक्लिक रूल की हेल्प से। क्या आप इससे ये प्रूव कर सकते हो? सी पी माइनस सी वी आर। इसके लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्टेट पता है, वहाँ से आप क्या करोगे? पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू को निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आइडल के लिए क्या निकल कर आ जाएगा? आइडल के लिए निकल कर आ जाएगा सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। उसके बाद आपको प्रूव करना है सी पी माइनस सी वी होता है पाई टी प्लस का पी इंटू में डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ये आप कैसे प्रूव करोगे? ये आप प्रूव करोगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद आपको प्रूव करना है सी पी माइनस सी वी वी माइनस डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू में डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। ये आप कैसे प्रूव करोगे? ये आप प्रूव करोगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद आपको प्रूव करना है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर इंटू में वन प्लस टू ए अपॉन आर टी वी। ये होता है वन डबल के लिए। वन डबल गैस की इक्वेशन की आप इक्वेशन ऑफ स्टेट लेना, उसकी हेल्प से आप क्या निकालोगे? पार्शियल डेरिवेटिव को निकालोगे, डेरिवेटिव की वैल्यू को पुट करना, सी पी माइनस सी वी क्या निकल कर आ जाएगा? आर अपॉन में वन अपॉन में टू ए अपॉन में आर टी वी निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है सी पी माइनस सी वी टी ई अल्फा स्क्वायर बाई वी। क्या आप नहीं प्रूव कर सकते हो? जी हाँ, ये भी प्रूव कर सकते हो। किसकी हेल्प से? थर्मोडायनामिक कोएफिशिएंट की वैल्यू की हेल्प से। उसके बाद आपको प्रूव करना है सी पी माइनस सी वी अल्फा स्क्वायर टी वी अपॉन में बीटा। ये आप प्रूव कर सकते हो। ये तो आप इससे ही कर दोगे क्योंकि आपका बीटा क्या होता है? बीटा तो आपका 1/e होता है। तो आपने सारा रिलेशन देख लिया, सी पी माइनस सी वी के रिलेशन क्या होते हैं, प्रूव कैसे करते हैं, थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, किस तरीके का यूज करके हम लोग इन रिलेशन को प्रूव कर सकते हैं। तो इनकी डायरेक्ट रिलेशन आपको याद करने हैं, आपको इनकी डायरेक्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि कैसे निकल रही है आप उसको छोड़ दो। आपको अगर डायरेक्ट वैल्यू याद हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं हुई तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज की क्लास के अंदर हम तो इतना ही पढ़ते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।